न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है 12 और ये है ई वे बिल पर। इसमें हम देखेंगे कि ई वे बिल की रिक्वायरमेंट कब होती है और कौन सी सिचुएशन है जहां पर हमें ई वे बिल बनाना ही पड़ता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन ई वे बिल में हमें डालनी पड़ती है और प्रोविजन कंसोलिडेटेड ई वे बिल से रिलेटेड, और कौन सी सिचुएशन में हमें ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए ई वे बिल जो सेक्शन 68 है और कुछ रूल्स हैं उनके साथ में हम देखते हैं। तो जीएसटी के हिसाब से जब भी हम लोग मूवमेंट करते हैं गुड्स की और उसमें कोई दिक्कत ना हो, जल्दी से मूवमेंट हो और उसमें कोई भी परेशानी ना हो। पहले क्या होता था कि जब भी माल जाता था एक जगह से दूसरी जगह तो अलग अलग जगह सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की टीम रोक कर चेक करती थी। अब वो बार बार जगह रोकती थी और पैसे ही लेते थे, वो चेक तो क्या ही करेंगे, तो बार बार बहुत दिक्कत करते थे, टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता था। तो यहाँ पर क्या करा, सारे चेक पोस्ट हटा दिए गए। अब जीएसटी में ये नहीं है कि जगह जगह रोक रोक के बार बार माल चेक करा जाएगा, नहीं, वो सब नहीं है। लेकिन अब अगर वो सब नहीं है तो फिर तो सब कुछ गड़बड़ होगी। तो उस सब को मॉनिटर करने के लिए इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया और वो है ई वे बिल सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि अगर माल आप एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे ना, तो पहले उसको जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी डिपार्टमेंट को बताएंगे कि हमारा ये माल यहां से यहां जाएगा। और वो ई वे बिल है, मतलब पहले तो क्या होता था, लोगों ने क्या किया करते थे, बिल बनाया ऐसी, मतलब दो अपने पास दो बुक्स रखी हुई है, एक एक तो एक्चुअल है, एक वैसी एक और है, तो बिल बनाया। अब रास्ते में जा रहे हैं, अगर किसी ने चेक कर लिया तो कह देंगे भैया चेक कर लिया, बिल बना दो ओरिजिनल में भी, नहीं तो बाद में फाड़ के फेंक देंगे। तो उसकी क्या ही रिलेवेंस है। अब क्या है कि जीएसटी पोर्टल पर पहले जीएसटी डिपार्टमेंट को माल निकालने से पहले ही आपको बताना है। अब ये नहीं हो सकता ना, रास्ते में पकड़ा गया माल तो दिखा दिया, नहीं तो नहीं दिखाया तो नहीं दिखाया। तो अगर आपने रास्ते में माल नहीं दिखाया तो उस पर इतनी जबरदस्त पेनल्टी और टैक्सेस लगाते हैं ये कि जीएसटी बिल अब जनरली पहले ई वे बिल ही बना लेते हैं लोग। तो इसमें क्या रहता है, जो टैक्स पेयर है प्रायर टू मूवमेंट ऑफ द गुड्स, गुड्स के मूवमेंट से पहले, है ना, इन्फॉर्म करेगा इस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को टैक्स डिपार्टमेंट के पास। उनसे एक्नॉलेज नंबर लिया जाएगा कि देखो मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद इस एक्नॉलेज नंबर से ही ये वैलिड डॉक्यूमेंट होगा कि भैया हम अपनी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आइडिया क्या, टैक्स पेयर अपलोड करेगा सारी डिटेल्स कॉमन पोर्टल पर इंटरनेट के थ्रू, और एक बार जब अपलोड हो जाएगी तो कॉमन पोर्टल उस ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा डॉक्यूमेंट विच कैन ट्रैक एंड वेरीफाइड इजीली बाय द स्टेक होल्डर। तो अपने आप ही वहां से जनरेट होगा। तो ई वे बिल है क्या एक्चुअल में, तो ये एक ऐसी रिसीट है या डॉक्यूमेंट है जो कैरियर इशूड बाय कैरियर गिविंग डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द शिपमेंट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स एंड द डिटेल्स इंक्लूड नेम ऑफ कंसाइनर। तो कौन है उसमें माल भेजने वाला, माल किसके पास जा रहा है, कहां से माल जा रहा है, कहां जा रहा है और रूट क्या है, सारी बातें आएंगी। इवन इसके अंदर ये भी है कि है ना, कितने किलोमीटर तक आप सामान दे रहे हैं, उस किलोमीटर के हिसाब से इन्होंने टाइम डिसाइड कर रखा है कि भैया माल यहां से निकला है और इतने किलोमीटर में इस दिन तक पहुंच जाना चाहिए। तो ऐसी सारी बातें इसमें है। तो सब ऑनलाइन है, आराम से हर कोई ट्रैक कर सकता है, चेक कर सकता है। जीपीएस आपकी गाड़ी में होना चाहिए, ट्रैक भी करा जा सकता है उसको। तो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई वे बिल एक्चुअल में एक कंप्लायंस है, मैकेनिज्म है जिसमें डिजिटल इंटरफेस है, पर्सन कोजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स अपलोड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मूवमेंट से पहले, और ई वे जनरेट करता है जीएसटी पोर्टल से। इन अदर वर्ड्स ई वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। बिना इसके आप सामान ले गए ना, पकड़े गए तो आपकी हालत खराब कर देंगे। ठीक है, ट्रांजिट और ट्रांसपोर्टर आईडी इज ए यूनिक नंबर जनरेटेड बाय ई वे बिल, जो सिस्टम है हमारा ई वे बिल का, और अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर। अब मान लिया ट्रांसपोर्टर है वो रजिस्टर्ड है नहीं जीएसटी डिपार्टमेंट में,
और वो माल लेकर जा रहा है, उसकी ड्यूटी अगर बन रही है कि उसे भैया जी ई वे बिल बनाना है, तो उसको पावर तो है ई वे बिल बनाने की, लेकिन वो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है नहीं, तो फिर वो कैसे जीएसटी पोर्टल पर जाकर ई वे बिल बनाएगा? तो ट्रांसपोर्टर की आईडी बन जाएगी कि ये ट्रांसपोर्टर आईडी है। जैसे हमारी जीएसटी होता है ना, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है रजिस्टर्ड पर्सन का, ऐसी ट्रांसपोर्टर की आईडी बन जाएगी। वो एनरोल करेगा सिस्टम में, जैसे जीएसटी के लिए जीएसटी नंबर के लिए फॉर्मेट होता है, स्टेट कोड होता है, उसके अंदर पैन होता है, सारी चीजें होती हैं, उसी तरीके से ट्रांजिन होता है, जीएसटी होता है वैसे ट्रांजिन होता है, वो ट्रांसपोर्टर का आईडी है। ये ट्रांसपोर्टर can be shared by the transporter with his client who may enter this number while generating e-way bill for assessing goods to him for the transportation। मान लिया मैंने माल भेजना है ट्रांसपोर्टर के थ्रू, तो जब मैं ई वे बिल जनरेट करने लगूंगा, उसमें डिटेल डालूंगा, तो ट्रांसपोर्टर की आईडी भी डालूंगा ताकि वो भी डिटेल आ जाए कौन सा ट्रांसपोर्टर लेकर जा रहा है इसको। तो ई वे बिल प्रोविजंस हैं वो किस तरीके से हैं? तो क्या है कि व्हेन इज ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, इसको कौन जनरेट करेगा, कब इसको जनरेट किया जाएगा, ये सारी बातें हम देख रहे हैं। तो कब जनरेट किया जाएगा? जब भी हमारे सामान की मूवमेंट होगी 50,000 रुपए से ज्यादा। ये नहीं है 10 रुपए का सामान बेच रहे हो तो ई वे बिल बनेगा। 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान है और उसकी मूवमेंट हो रही है, तो आपको क्या बनाना है? ई वे बिल बनाना पड़ेगा। क्लियर? इन रिलेशन टू ए सप्लाई, सप्लाई से रिलेटेड होना चाहिए मूवमेंट, या रीजन अदर देन सप्लाई। अगर सप्लाई नहीं है और कोई रीजन है तो भी, या ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। मान लिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की वजह से आपको बिल बनाना है, आपको जीएसटी देना है, आप रेसिपिएंट है, तो इनवर्ड सप्लाई हो रही है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आ रहा है और आप कौन है? रजिस्टर्ड है, और रिवर्स चार्ज के हिसाब से लगना है तो आप बनाएंगे। तो कोई भी रीजन हो, चाहे सप्लाई हो, चाहे और कोई रीजन हो, या आपके पास आ रहा है, तो आपको ई वे बिल 50,000 से ज्यादा होने पर बनाना पड़ेगा। तो हु कॉजेज, अब यहां पर क्या लिखा है? जैसे ही मूवमेंट हो रहा है तो यहां बनाया जाएगा। अब मूवमेंट कैसे पता चलेगा कौन कर रहा है मूवमेंट? इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड, मान लिया सप्लायर रजिस्टर्ड है, एंड अंडरटेक्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स। जैसे मान लिया मैंने आपसे सामान खरीदा और आपसे मैंने कहा भैया मेरे पास तक सामान पहुंचाओ आप, तो कौन मूवमेंट करा रहा है? आप करा रहे हो, सप्लायर करा रहा है। तो मूवमेंट कौन करा रहा है? सप्लायर। अगर मान लिया सप्लायर ने कहा ये लो सामान, और रेसिपिएंट ने कहा हम अपने आप सामान ले जाएंगे, होता है ना कई बार। जैसे मान लिया मैं सप्लायर हूं, आप मेरे पास खरीदने के लिए आए हैं, आपने कहा कि ये सामान मेरे यहाँ पहुंचा दो, मैंने कहा ठीक है 10,000 रुपए लगेंगे। आपने कहा 10,000 रुपए तो 6,000 में पहुंच जाता है। मैंने कहा तुम ले जाओ भैया, तुमने कहा हम अपने आप उठा लेंगे। आपने अपने आप ट्रांसपोर्टर से बात करी, अपने आप से उठा रहे हो 6,000 रुपए में। मेरे थ्रू जाते तो 10,000 लगते। तो अगर मेरे थ्रू जाते तो मैं उस पर मैं मूवमेंट करा रहा हूं, तो मुझे सारी डिटेल करनी पड़ेंगी। आप खुद कर रहे हैं तो मूवमेंट कौन कर रहा है? रेसिपिएंट कर रहे हैं। If goods are supplied by an unregistered supplier, मान लिया मैं अनरजिस्टर्ड हूं और मैं ही भिजवा रहा हूं, मान लिया मेरे पास आप आए खरीदने के लिए और आपने कहा कि हमें सामान चाहिए, मैंने कहा ठीक है पहुंच जाएगा। और आप कौन है? आप कौन है? रजिस्टर्ड है। तो कौन है फिर? कौन कर रहा है मूवमेंट? ये आप ही कर रहे हैं। चाहे मैं भिजवा रहा हूं तो भी कौन माना जाएगा? आप, क्योंकि आप कौन है? रजिस्टर्ड। और मैं कौन हूं? अनरजिस्टर्ड। ठीक है। इफ द रेसिपिएंट इज नोन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ, अगर रेसिपिएंट का पहले से ही पता है एट द टाइम ऑफ मूवमेंट कौन है, तो वो मूवमेंट कौन कराया हुआ माना जाएगा? रेसिपिएंट, क्योंकि वो कौन है? रजिस्टर्ड है। ठीक है। और सप्लायर कौन है? अनरजिस्टर्ड। मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स। अब हम यहां पर क्या बात बोली? कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000। अब ये कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे पता चलेगी? इंक्लूडिंग टैक्स है, एक्सक्लूडिंग टैक्स है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसमें? तो कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, लेकिन कंसाइनमेंट वैल्यू का क्या मतलब है?
तो मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू of the goods shall be the value determined in accordance with the provision of section 15. section 15 में जो हमने सीखा, declared in an invoice, a bill of supply or delivery challan as the case may be issued in respect of said consignment. चाहे इनवॉइस बनाया, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चलान है, उसमें जो भी वैल्यू लिखी है, एंड ऑल्सो इंक्लूड द सेंट्रल टैक्स, स्टेट और यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस चार्ज इफ एनी इन द डॉक्यूमेंट, तो वो भी सब इंक्लूड होगा. And shall exclude the value of exempt supply of the goods where the invoice is issued in respect of both exempt and taxable supply of goods. मान लिया हमारा जो माल है उसमें कुछ exempt भी है और कुछ taxable भी है, तो जो exempt वाला है उसे हटा देंगे, जो taxable वाला है वो हम देखेंगे, इंक्लूडिंग टैक्सेस 50,000 से ज्यादा तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा. क्लियर? इसमें कोई टेंशन है? As discussed earlier in this chapter, in case of movement of goods for reason other than the supply. अब जैसे मान लिया हमारा मूवमेंट अदर देन सप्लाई है, तो मूवमेंट डिलीवरी चलान के थ्रू जा रहा है, क्योंकि इनवॉइस वगैरह तो है नहीं, सप्लाई तो है नहीं, तो विच हैज टू बी नेसेसरली सर्टेन द वैल्यू ऑफ गुड्स, द वैल्यू गिवन इन द डिलीवरी चलान शुड बी एक्सेप्टेड इन ई वे बिल. तो डिलीवरी चलान में जो वैल्यू है वही हमारी कंसाइनमेंट वैल्यू मानी जाएगी. चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर, ताकि हमें थोड़ा सा ये क्लियर हो पाए. ये क्या है? भानु प्रताप शू मैन्युफैक्चरर है पंजाब में, और उसने माल बेचा है गुजरात में 48,000 रुपए का, जीएसटी 18% है, कंसाइनमेंट वो गुजरात भेजना चाहता है. कंसाइनमेंट की वैल्यू जीएसटी मिलाकर हो रही है 56,640 और विदाउट जीएसटी हो रही है 48,000. तो आप ये कह सकते हैं कि 48,000 है, 50,000 तो है नहीं, तो हमें तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है. लेकिन यहां पर सिंस द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड 50,000, क्योंकि वहां बता रखा है कंसाइनमेंट वैल्यू मींस इंक्लूडिंग जीएसटी, तो 50,000 से ऊपर है तो ई वे बिल मैंडेटरी है, इशू करना ही पड़ेगा. इसमें कोई डाउट? स्पेशल सिचुएशन और सिचुएशंस वेयर ई वे बिल नीड्स टू बी इशूड इवन इफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000. वैसे तो हम ये बात कर रहे हैं कि 50,000 रुपए से ज्यादा होगा, तो 50,000 या उससे ज्यादा होगा तो ही हमें ई वे बिल बनाना पड़ेगा. लेकिन स्पेशल सिचुएशन है कि 50,000 से कम है तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा. तो वो क्या सिचुएशन है? ई वे बिल ऑल्सो नीड टू बी इशूड इवन इफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000 इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर. इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल जा रहा है जॉब वर्क के लिए, 50,000 से कम है तो भी आपको जीएसटी ई वे बिल बनाना पड़ेगा. जो इसके प्रोविजन है ना वो फाइनल लेवल पर डिस्कस होंगे. बस अभी आपके लिए इतना ही बहुत है, आपको इतना जानना ही काफी है कि इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आपको ई वे बिल 50,000 से कम में भी बनाना पड़ेगा. बस कैसे, क्यों, ये सब कुछ फाइनल लेवल. इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाय पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन. हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती है, थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख 40 लाख, ये सब कुछ पढ़ा था. लेकिन हमने उसमें पढ़ा था कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं, वहां पर वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, है ना. तो वेयर हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर by a person who has been exempted from requirement of obtaining registration, the e-way bill shall be generated by the said person irrespective of the value of the consignment. तो उसे e-way bill बनाना पड़ेगा, उसमें वैल्यू की बात है ही नहीं, उसे बनाना ही पड़ेगा. ठीक है. हैंडीक्राफ्ट गुड्स कौन से गुड्स थे? हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर द गुड्स स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन which exempt the casual taxable person making interstate taxable supply of such handicraft goods from obtaining registration up to specified turnover limit. ठीक है. अदरवाइज क्या था, इंटर स्टेट ट्रांसफर में चाहे आप 1 रुपए का भी ट्रांसफर कर रहे हो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई हो जाएगी, और अगर आपका
हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं है तो इंटर स्टेट ट्रांसफर में थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई नहीं होती, आपको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरली कराना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आपको भाई आपको बेनिफिट मिल गया कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ई वे बिल का बेनिफिट खत्म कर दिया आपको कि भाई 50,000 नहीं, आपको ई वे बिल तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ई वे बिल इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। याद है हमने पढ़ा था कि माल यहां से हमने ए ने बी को दिया, अब बी ने आगे सी को भेज दिया रास्ते में, और बी ने ए को कह दिया कि भैया सी को माल पहुंचा दो। तो उस सिचुएशन में हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ दो सप्लाई है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो उस सिचुएशन में ई वे बिल के बारे में बात होगी। In a bill to ship to model or supply, there are three persons involved in a transaction. Namely, A is the person who has ordered B to send goods directly to C. मतलब पहले B ने A को बेचा, ठीक है, तो B A को सप्लाई कर रहा है, लेकिन A ने किसको सेल कर दिया? तो A ने B से क्या कहा कि भैया C के पास माल पहुंचा दो, लेकिन हम क्या एज्यूम करेंगे, यहां पर B ने A को दिया और A ने C को दिया। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या है कि भैया मूवमेंट ऑफ गुड्स बी से सी को हो रही है, तो यहां पर हमारा इन इन दिस कंप्लीट सिनेरियो टू सप्लाईज आर इन्वॉल्व, हम दो ही सप्लाई मानते हैं, विच वुड बी इशूड बाय बी टू ए। पहले क्या है, फिर ए टू सी। It is clarified that as per CGST rule, for the movement of goods which is taking place from B to C on behalf of A, either A or B can generate the e-way bill. But it may be noted that only one e-way bill is required to be generated. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ए बी कोई भी बिल बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। माल किसके पास जा रहा है? सी के पास, चाहे वो ए बिल बना दे चाहे बी बिल बना दे, लेकिन एक ही बनेगा, दोनों में से कोई एक ही बनाएगा। इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ई वे बिल, आप क्या क्या इंफॉर्मेशन डालेंगे इस ई वे बिल में? तो एन ई वे बिल फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 01, मतलब इसका फॉर्म नंबर क्या है? EWB, मतलब ई वे बिल का EWB 01 कंटेन्स टू पार्ट्स, इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंप्राइजिंग ऑफ डिटेल ऑफ जीएसटी नो सप्लायर एंड रेसिपिएंट प्लेस ऑफ डिलीवरी। तो इसमें क्या होगा, कौन सप्लायर है, कौन रेसिपिएंट है और कहां पर माल जा रहा है, पिन कोड भी लिखेंगे कहां पर माल जा रहा है। डॉक्यूमेंट क्या है, टैक्स इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई है, डिलीवरी चलाना है, बिल ऑफ एंट्री है, क्या है, ठीक है, उसका नंबर, डेट क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, HSN कोड क्या है, और रीजन क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। भाई आप वर्क के लिए भेज रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? टू बी फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट। अभी अभी हमने देखा था मूवमेंट कौन कर रहा है, तो जो भी मूवमेंट कर रहा है वो पार्ट ए फिल कर देगा और उसमें सारी डिटेल डाल देगा। ठीक है, अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, एग्जैक्ट 50,000 है तो कोई जरूरत नहीं है, 50,000 से ज्यादा है तो फिर आपको ई वे बिल बनाना। दूसरा पार्ट क्या है, पार्ट बी, उसमें किस चीज की डिटेल आएंगी, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर की डिटेल। पार्ट ए में तो ट्रांसपोर्टर की डिटेल आई नहीं थी ना, पार्ट बी में आएगी। ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर, जो वो गुड्स रिसीट नंबर, अब आप माल देने किसी को देगा ना रिसीट की मेरे पास माल आया इतना, तो उसे GRN बोल देते हैं, गुड्स रिसीट नंबर। अगर रेलवे के थ्रू भेज रहे हैं माल तो रेलवे रिसीट नंबर आएगा आपके, एयर के थ्रू भेज रहे हैं तो एयरवे बिल नंबर या बिल ऑफ लैंडिंग नंबर आ जाएगा। तो जो ट्रांसपोर्टर का जो डॉक्यूमेंट है उसका नंबर आएगा, साथ ही साथ व्हीकल, अगर व्हीकल के थ्रू जा रही है तो उस व्हीकल का नंबर आएगा। अगर रास्ता बाय रोड अगर माल जा रहा है तो व्हीकल का नंबर आएगा। तो मेनली पार्ट बी में क्या, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स। तो ये कौन भरेगा, कौन भरेगा, ये ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स हैं तो ये ट्रांसपोर्टर भरेगा।
However, information in part may be furnished by the transporter. आपने क्या कर दिया, आपने सारा इनवॉइस दिया ट्रांसपोर्टर को, आपने कहा कि यार एक काम करो, तुम पार्ट बी तो भरोगे ही, पार्ट ए भी इसमें देख के भर दो। तो अगर ऑथराइजेशन मिल गया है उसे रजिस्टर्ड पर्सन से, तो पार्ट बी और पार्ट ए दोनों ही ट्रांसपोर्टर भर सकता है, या बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब मान लिया आप अमेजन के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो अमेजन खुद भी डाल सकता है पार्ट ए में सारी डिटेल्स, कोरियर एजेंसी के थ्रू दे रहे हैं, कोरियर एजेंसी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑथराइजेशन मिलेगा कंसाइनर से और वो इसमें डिटेल फिल कर सकते हैं। Who is mandatorily required to generate e-way bill? Where the goods are transported by a registered person, whether as consignor or recipient as a consignee. अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, चाहे वो माल देने वाला है चाहे माल लेने वाला है, ठीक है, वेदर इन हिज ओन कन्वेंस और ए हायर्ड वन और पब्लिक कन्वेंस बाय रोड। आप ये नहीं कह सकते हम तो ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल ही नहीं दे रहे, हम तो अपनी गाड़ी में ले जा रहे हैं, तो भी आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। द सेड पर्सन shall have to generate the e-way bill और इंफॉर्मेशन उसे डालनी पड़ेगी, ए में भी और बी। अपनी गाड़ी से ले जा रहे हो तो बी में भी आप ही डालोगे ना, आप ही उससे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो सामान। Where the e-way bill is not generated by the registered person and the goods are handed over to the transporter for transportation of goods by road, तो the registered person shall furnish the information related to transporter in part B common portal। तो क्या है कि जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है वो ए में डाल रहा है, बी में भी डाल सकता है, नहीं तो ट्रांसपोर्टर डालेगा बी में, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन ऑथराइज करेगा तो ट्रांसपोर्टर भी ए में डाल सकता है। तो यहां साफ लिखा है द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी ऑन कॉमन पोर्टल एंड द ई-वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर ऑन द सेट पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन पार्ट ए। ठीक है, तो सारी डिटेल where the e-way bill is not generated by a registered person and the goods are handed over to the transporter for transportation of goods by the road। ठीक है, तो अगर मतलब वही है ना, दोनों के पास ऑथराइजेशन है, बनाना पड़ेगा आपको। where the goods are transported by railway और by air और by vessel, ट्रेन से, हवाई जहाज से, पानी से जा रहा है, तो ई-वे बिल सप्लायर भी जनरेट कर सकता है, रेसिपिएंट भी जनरेट कर सकता है, मूवमेंट से पहले ऑब्वियसली, है ना। और इंफॉर्मेशन पार्ट बी में कौन डालेगा, जो वो खुद भी डाल सकता है और जो ये हैं ये इनको ऑथराइज करेंगे डाल सकते हैं। तो कुछ और पॉइंट क्या है, जहां माल रेलवे के थ्रू जा रहा है ना, तो देर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैरी ई-वे बिल अलोंग विद द गुड्स बट रेलवे हैज टू कैरी इनवॉइस और डिलीवरी चलान और बिल ऑफ सप्लाई एज द केस में बी अलोंग विद द गुड्स। माल जा रहा है तो रेलवे को ई-वे बिल कैरी करने की जरूरत नहीं है, बस वो जो भी डिलीवरी चलान है, इनवॉइस है, वो सब फॉर द ई-वे बिल जनरेटेड फॉर द मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। रेलवे शैल नॉट डिलीवर गुड्स अनलेस द ई-वे बिल रिक्वायर्ड अंडर रूल इज प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो रेलवे तभी माल देगा जब उसको ई-वे बिल दिखाया जाए, रेलवे खुद उस ई-वे बिल को कैरी नहीं करेगा। ठीक है, द रजिस्टर्ड पर्सन और द ट्रांसपोर्टर में एट हिज ऑप्शन जनरेट एंड कैरी द ई-वे बिल इवन इफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट इज लेस देन 50,000। मान लिया आपका कंसाइनमेंट 50,000 से कम है, आप कह रहे हो जी हम ई-वे बिल बनाना चाहते हैं, तो बना लो भैया, क्या दिक्कत है। इससे क्या फायदा होगा, जो है ना हमारी रिटर्न वगैरह जाती है उसमें ऑटोमेटिकली सारी डिटेल अपडेट हो जाती है। Where the movement is caused by an unregistered person either in own conveyance or hired one or through a transporter, he or the transporter may at their option generate the e-way bill। ई-वे बिल तो जनरेट करना ही पड़ेगा। Where the goods are supplied by the unregistered person to a recipient who is a registered, तो movement shall be to be caused by the recipient, तो वो करेगा। ठीक है, when is it is not mandatory to furnish the detail of conveyance in part B। पार्ट बी में कन्वेंस की डिटेल आती है ना, तो कब जरूरी नहीं है, तो
वे बिल इज वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रोड ओनली व्हेन द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी इज फर्निश्ड। अगर आप पार्ट बी में रोड के थ्रू माल जा रहा है और पार्ट बी भरेंगे तभी तो वो वैलिड है, उसमें डिटेल ही नहीं है तो वैलिड कैसे होगा। लेकिन इसके एक एक्सेप्शन है क्या, अगर डिटेल ऑफ कन्वेंस मे नॉट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी ऑफ द ई वे बिल वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर ए डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट। अगर विद इन सेम स्टेट है, दूसरे स्टेट में नहीं जा रहा, उसी स्टेट में है और माल जो जा रहा है सप्लाई हो रहा है, कितने दूरी है 50 किलोमीटर तक फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। मान लिया मैंने ट्रांसपोर्टर के पास माल भेजा और वो 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो मुझे ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। या फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टर फाइनली टू द प्लेस ऑफ कंसाइनी, या ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी है 50 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मान लिया मैंने सामान सामने वाली दुकान पर, अब सामान भारी है, एक गाड़ी आई वहां से मैंने यहां से उठाकर सामने रखा, बीच में वो कहे जी मूवमेंट हो रही है, आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। या फिर दूसरी गली में तक जा रहे हैं तो वो एक अनड्यू हार्डशिप हो जाएगी, तो 50 किलोमीटर के लिए इन्होंने एग्जम्पशन दे रखी है। ई वे बिल का एक यूनिक नंबर आएगा। ठीक है, अपॉन जनरेशन ऑफ ई वे बिल ऑन द कॉमन पोर्टल यूनिक ई वे बिल नंबर शैल बी मेड अवेलेबल टू द सप्लायर, द रेसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर, तीनों को पास आ जाएगा। ई वे बिल नंबर किसके पास आ जाएगा, तीनों के पास आ जाएगा, रेसिपिएंट, सप्लायर और ट्रांसपोर्टर। अब ये हो सकता है माल जा रहा है, हमने पार्ट बी में कन्वेंस नंबर डाल दिया, कुछ समय तक वो माल एक गाड़ी से दूसरे में शिफ्ट हुआ, फिर वो जा रहा है, हो सकता है दूसरे से तीसरे में शिफ्ट हो सकता है माल हमारा गाड़ी से अपनी कार से हम लेकर गए, फिर ट्रेन में रखवाया, ट्रेन से गया, फिर एक जगह जाके पानी के जहाज में गया, या वहां से जाकर बाय रोड गया, फिर एयर के थ्रू गया, कुछ भी हो सकता है। तो बीच में व्हीकल तो चेंज हो सकते हैं। Where the goods are transferred from one conveyance to another, the consignor or the recipient who has provided information in part A or the transporter shall before such transfer or any further movement of goods update the detail in part B। तो पार्ट बी में डिटेल को अपडेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पार्ट बी में ही तो आती है डिटेल। द यूजर कैन अपडेट पार्ट बी as many times as he wants for movement of goods for the destination, however the updating should be done within the validity period। तो टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप जितनी बार मर्जी उसे अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई अगर मान लिया मैंने कोई भी डिटेल डाली है, गलती से गलत नंबर डाल दिया, या कई बार क्या होता है ट्रांसपोर्टर ने कहा भैया ये वाली गाड़ी जा रही है, हमने कहा ठीक है, या ट्रांसपोर्टर ने खुद भी डाल दिया, पता चला वो गाड़ी खराब है दूसरी गाड़ी में जा रहा है, तो उसे चेंज तो करना पड़ेगा ना। There can also be a case where one e-way bill can go through multiple modes of transportation before reaching destination। जैसे मैं अभी बता रहा था, as per the mode of transportation, the e-way bill can be updated with new mode of transportation by using the option update vehicle number। तो उसमें अपडेट कर सकते हैं। Example number 2, Bubble Associates is moving the goods from Cochin to Chandigarh through road, ship, air and road again। पहले कहां से जाएगा, रोड, फिर शिप से जाएगा, फिर एयर से जाएगा, फिर रोड से जाएगा। फर्स्ट बबल एसोसिएट जनरेट ई वे बिल बाय एंटरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ मूवमेंट बाय रोड फ्रॉम इट्स प्लेस टू शिपयार्ड एंड एंटर द व्हीकल नंबर। Next, it will submit the goods to shipyard and update the mode of transportation as ship and transport document number on the e-way bill system। After reaching Mumbai, Bubble Associate or concerned transport update movement as road from shipyard to the airport with vehicle number। Thereafter, Bubble Associate or transport update using update vehicle number option to the portal the airway bill number। Again, after reaching Delhi, Bubble Associate update movement through road with vehicle number। This way, the e-way bill will be updated with multiple modes of transportation। ठीक है, assigning the e-way bill number to the another transporter, the consignor or recipient who has furnished the information in part A
or the transporter may assign the e-way bill number to the another registered transporter for updating the information in part B। मान लिया पार्ट बी में पहले वाले ट्रांसपोर्टर ने दूसरे वाले को माल दे दिया, उसने अपडेट कर दिया, तो ट्रांसपोर्टर बी जब आगे ले जा रहा है उसके पास सारी डिटेल एक्सेस होना चाहिए ना, ठीक है। However, once the detail of the conveyance has been updated by the transporter in part B, the consignor or recipient, as the case may be, who has furnished the information in part A, shall not be allowed to assign the e-way bill number to another transporter। वही बोल रखा है ना, मान लिया एक ट्रांसपोर्टर ने अगले दिया तो फिर वो अपने बैठे हुए नहीं, वो तो ट्रांसपोर्टर कर रहा है ना चेंज वहां से। एग्जाम्पल नंबर 3, a consignor is required to move goods from city X to Z। He appoints transporter A for movement of his goods। Transporter A moves the goods from city X to city Y। अब X से Y गया है, फिर Y से Z जाएगा। For completing the movement of goods from Y to Z, transporter A now hands over the goods to transporter B। Thereafter, the goods are moved to destination। In such a scenario, only one e-way bill would be required। Part A can be filled by the consignor and then e-way bill will be assigned by the consignor to transporter A। Transporter A will fill the vehicle details etc. in part B and will move the goods from X to Y। तो क्या हुआ, माल X से Y सिटी पहुंच गया, ट्रांसपोर्टर A ने पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, Y से ये माल कहां गया, ट्रांसपोर्टर B के पास, है ना। तो इसको अब कौन अपडेट करेगा, ट्रांसपोर्टर बी अपडेट करेगा, ठीक है, जेड तक के लिए। कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, आफ्टर ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड वेयर मल्टीपल कंसाइनमेंट आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन वन कन्वेंस। मान लिया मेरी एक ट्रक है, उसमें 10 तरीके का माल जा रहा है, सबके अलग अलग ई-वे बिल है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उन सबको सीरियल नंबर ई-वे बिल का डिटेल डालकर एक मैं कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट कर सकता हूं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, EWB 02। EWB 01 किसके लिए था, पहला नॉर्मल, और कंसोलिडेटेड के लिए EWB 02, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं प्रायर टू मूवमेंट ऑफ गुड्स। However, whether goods to be transported are supplied through an e-way, ई-कॉमर्स हमने पहले भी बात करा कि ई-वे ई-कॉमर्स के थ्रू वो जो है लिखा था ना, ई-कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी, तो इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ द फॉर्म मे बी फर्निश्ड बाय सच ई-कॉमर्स ऑपरेटर, है ना। तो हमने यहां पढ़ा था कि जहां पर वेयर द गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड आर सप्लाइड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी, द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWB 01 मे बी फर्निश्ड बाय सच ई-कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी, है ना। तो लेकिन अब मान लिया वो आगे जा रहा है और आगे बहुत सारे हैं इकट्ठे, तो अगर ट्रांसपोर्टर कंबाइन कर सकता है, ट्रांसपोर्टर अब उसके पास अलग अलग जगह से माल आ रहा है, ये नहीं वो थोड़ी ना करेंगे फिर आप आगे जा करके। वैसे भी आपको बेसिक आइडिया है इंटरमीडिएट लेवल पर, तो बहुत ज्यादा वो नहीं है, हमें एग्जाम्पल से थोड़ा पता चलेगा, जो क्वेश्चंस है उनसे पता चलेगा कि हमें किस लेवल तक की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फाइनल में पूरा जीएसटी फिर से, लेकिन उसमें और ज्यादा डिटेल में आएगा, अभी तो ऊपर ऊपर से हम पढ़ रहे हैं। इंफॉर्मेशन जो ई-वे बिल में है वो जीएसटी रिटर्न को फाइल करने में यूज में आ जाएगी। The information furnished in part A of the e-way bill shall be made available to the registered supplier on the common portal who may utilize the same for furnishing GSTR1। तो आपने पोर्टल पे सारी डिटेल है, तो GSTR1 करते हुए हमने वहां पर लिखा रहा है ना सप्लायर ने क्या क्या करा, वहां से उठ करके यहाँ पर आ जाएंगे आराम से रिटर्न फाइल करने में। However, when the information has been furnished by an unregistered supplier, unregistered recipient, he shall be informed electronically if the mobile number or email is available। तो अगर मान लिया कोई अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि भैया माल है तो अनरजिस्टर्ड के थ्रू भी हो रहा है, तो उसके पास मोबाइल पर या ईमेल पर आएगा, और जो रजिस्टर्ड है उसकी GSTR1 में भी दिखाई देगा जो माल ई-वे बिल के थ्रू हुआ है। क्या कैंसिलेशन हो सकता है ई-वे बिल का? When an e-way bill has been generated but goods are either not transported or are not transported as per the detail furnished in the e-way bill,
द ई-वे बिल मे बी कैंसिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसे कैंसिल कर सकते हैं अगर आपने माल नहीं भेजा या किसी वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। हाउ एवर एन ई-वे बिल कैन नॉट बी कैंसिल्ड इफ इट हैज बीन वेरीफाइड इन ट्रांजिट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। अब मालिया माल जा रहा है, रास्ते में किसी ने वेरीफाई कर लिया, अब कहो जी हमने तो माल नहीं भेजा है, हम कैंसिल कर रहे हैं, तो नहीं हो सकता भैया वो। अब तो माल रास्ते में चेक भी हो सका और यहाँ से निकल भी गया। और जो यूनिक जो ई-वे बिल नंबर है जनरेटेड है वो 15 दिन के लिए वैलिड रहता है। और अपडेशन ऑफ पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल डालने के लिए वो आपके पास 15 दिन के लिए अवेलेबिलिटी रहती है अपडेट करने की। वैलिडिटी ई-वे बिल और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल की क्या रहती है, तो इसमें डिस्टेंस के हिसाब से द वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। फॉर डिस्टेंस ऑफ लेस देन 200 किलोमीटर तो ई-वे बिल विल बी वैलिड फॉर ए डे फॉर द रिलेवेंट डेट। एक दिन में भैया 200 किलोमीटर तक का माल भेजो आप, फॉर एवरी 200 किलोमीटर वैलिडिटी एक एक दिन करके बढ़ती जाएगी। तो देखो अगर 200 किलोमीटर है तो 1 डे, ठीक है, वैलिडिटी पीरियड फ्रॉम द रिलेवेंट डेट 1 डे इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। देखो 200 किलोमीटर तक के लिए एक दिन है, लेकिन अगर आपका बहुत ऐसा माल है कि बहुत बड़ी ट्रॉली 16-16 24-24 टायर वाले बड़े बड़े उसमें ट्रक में जा रहा है माल, जिसमें बहुत टाइम लगता है, फंस जाते हैं वो, या 200 किलोमीटर के अंदर ही जाना है लेकिन पानी से भी जाएगा, कुछ ऐसे अलग अलग है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल केस में हम कह रहे हैं एक दिन का है। और एवरी 200 और पार्ट देयर ऑफ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो 1 एडिशनल डे उसमें ऐड होता रहेगा, ठीक है। अप टू 20 किलोमीटर 1 day in case over dimensional cargo or multi modal shipment in which at least 1 leg involve transport by ship, तो वहां 20 किलोमीटर के लिए 1 day, नहीं तो नॉर्मल केस में 200 किलोमीटर के लिए 1 day। और वहां पर हर 20-20 दिन के लिए आगे बढ़ते जाए, 20-20 किलोमीटर के लिए एक दिन बढ़ते जाए। क्लियर? रिलेवेंट डेट लिखा है यहां पर, वैलिडिटी पीरियड फ्रॉम रिलेवेंट डेट। रिलेवेंट डेट का क्या मतलब है? Relevant date means the date on which the e-way bill has been generated and the period of validity shall be counted from the time at which e-way bill has been generated, and each day shall be counted as the period expiring at midnight of the day immediately following the day of generation of e-way bill। जैसे आज e-way bill बना है तो कल रात को 12 बजे तक है, 1 डे का मतलब ये है, ठीक है। और जब पार्ट बी की डिटेल डल जाएगी तभी से वो टाइम शुरू होगा ना, पार्ट बी की डिटेल डलने के बाद। जैसे एग्जांपल, सपोज ई-वे बिल जनरेट हुआ रात को 12:04 पे, रात को 14 मार्च, तो अगला दिन क्या है? 15 मार्च, है ना। 15 मार्च की रात को 12 बजे तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 14 मार्च हो गया ना, तो अगले दिन की रात तक। और अगला दिन फिर एक दिन बाद की रात तक चलेगा। सपोज ई-वे बिल जनरेट हुआ रात को 11:58 पे, तो कोई बेवकूफी 11:58 पे बनाएगा, चलो बना दिया, तो ये 14 है, तो अगला दिन क्या है? 15, तो 15 की रात को 12 बजे तक ही चलेगा। समझ में आ रहा है? वैलिडिटी ऑफ द ई-वे बिल स्टार्ट जब फर्स्ट एंट्री पार्ट बी में होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल जब तक डलेंगी नहीं, तो जब तक तो वो मूवमेंट ही नहीं हो रहा है ना, वो मूवमेंट होने से पहले ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल डलेंगी। एग्जाम्पल नंबर 4, ए कंसाइनर हैंड्स ओवर हिज गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन फ्राइडे टू ट्रांसपोर्ट। However, the assigned transporter start the movement of goods on Monday. The validity period of e-way bill will only start after the detail in part B will be updated for the first time. तो उसने मंडे को ही अपडेट करा होगा, तो ट्यूसडे रात को 12 बजे तक अप्लाई चलेगा। इन द गिवन सिचुएशन कंसाइनर कैन फिल द डिटेल पार्ट ए ऑन द फ्राइडे, और 15 दिन तक वैलिड रहेगा ना,
एंड हैंड ओवर इट्स गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर व्हेन द ट्रांसपोर्टर इज रेडी टू मूव। वो पार्ट बी फिल करेगा, ठीक है, और वो मंडे को फिल करेगा, मंडे से ही स्टार्ट माना जाए। एग्जाम्पल नंबर 5, a registered person has to transport goods from warehouse to a depot located at distance of 500 किलोमीटर इन नॉर्मल कार्गो। तो 3 दिन मिलेंगे ना, 200 किलोमीटर के लिए पहला, फिर 200 किलोमीटर के लिए दूसरा, फिर अगले और पार्ट है तो 3 दिन मिलेंगे। इन द गिवन केस 3 days विल बी वैलिड, है ना, ई वे बिल 3 दिन के लिए रहेगा। क्या ये एक्सटेंशन हो सकता है टाइम? If validity of e-way bill expires, the goods are not supposed to be moved। अगर एक्सपायर हो गया तो आपको माल जहां वहीं रोकना पड़ेगा, मूवमेंट नहीं कर सकते आप। In general, the validity of e-way bill cannot be extended. However, the validity of e-way bill can be extended in the following cases। तो मान लिया जहां में 3 दिन से माल वहीं खड़ा है, तो फिर क्या आप एक्सटेंड नहीं होगा? क्या होगा, करना ही पड़ेगा ना, जेन्युइन केस में तो करना पड़ेगा। Extension by the commissioner for certain category of goods, commissioner may on the recommendation of council by notification, या वैसे कुछ और कर सकता है। नॉर्मली आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा क्या इशू है, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, है ना। The transporter who is carrying the consignment as per the e-way bill system at the time of expiry can extend the validity period। Such transporter can extend the validity period of e-way bill if the consignment is not reached the destination within the validity period due to exceptional circumstances like natural calamity। रास्ते में रोड ही बंद हो गई है तो क्या ही करोगे आप। लो एंड ऑर्डर इश्यूज, मान लिया कर्फ्यू लग गया 5 दिन के लिए, उन्होंने गवर्नमेंट ने रास्ते बंद कर रखे हैं, एंट्री बंद कर रखी है, एक्सीडेंट ही हो गया कन्वेंस का, कैसे जाएगा माल। ही नीड्स टू एक्सप्लेन रीजन, और वैलिडिटी को एक्सटेंड करने के लिए ट्रांसपोर्टर के पास ही पावर है, वो रीजन डाल के कर लेगा। द वैलिडिटी ऑफ द ई-वे बिल मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपायरी। 8 घंटे का टाइम है, एक्सपायरी होने के 8 घंटे के अंदर अंदर भैया अपडेट कर दो, उसमें क्या रीजन है, ठीक है। Acceptance of e-way bill, the detail of the e-way bill generated shall be made available to किस किस के पास जाएगा, सप्लायर अगर वो रजिस्टर्ड है ना, अगर रेसिपिएंट ने भरा है, क्योंकि अगर वो खुद ही भर रहा है तो उसके पास तो सारी डिटेल खुद ही है, तो सप्लायर के पास डिटेल कब आएगी, जब ट्रांसपोर्टर ने या रेसिपिएंट ने भरा है तो उसके पास आ जाएगा। अगर सप्लायर ने भरा या ट्रांसपोर्टर ने भरा तो रेसिपिएंट के पास आ जाएगा, है ना। On the common portal and supplier recipient as the case may be shall communicate the acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill। मान लिया मैं आपको माल भेज रहा हूँ, मैंने डिटेल डाल दी, अब मान लिया मैं आपको माल ही नहीं भेज रहा हूँ, मैं आपके नाम पर फर्रा काट के सब कुछ कर रहा हूँ, आप बाद में कहोगे मैंने तो माल ही नहीं खरीदा, कहेंगे भैया सब कुछ है, तो आप ई-वे बिल जनरेट होगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ मेरे पास ही आ रहा है माल, ठीक है ना, बाद में मुकर नहीं सकते ना। In case the person to whom the information in A is available does not communicate his acceptance or rejection within the specified time, it shall be deemed that the accepted sets detail। तो टाइम क्या है, 72 आवर्स, 3 दिन। अगर मान लिया मैंने डाला आपके नाम पर कि भाई मैं आपको भेज रहा हूं और आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो 3 दिन में क्या माना जाएगा कि हाँ भाई आपने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया जाएगा। या टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, मान लिया 3 दिन से पहले ही माल पहुंच गया आपके पास, तो वो टाइम पीरियड जो भी जल्दी हो जाए। ई-वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिडेटेड इन अनदर स्टेट। ये नहीं हो सकता कि यहाँ बनाया और आप माल जा रहा है दूसरी स्टेट का, भैया हमारे यहाँ दोबारा बनाओ, ऐसा नहीं है। तो ई-वे बिल जो भी होगा वो जीएसटी पोर्टल पर है और वो हर जगह अप्लाई माना जाएगा, ठीक है, वैलिड होगा। कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है, ई-वे बिल इज नॉट वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट व्हीकल नंबर। आपने व्हीकल नंबर नहीं डाला पार्ट बी में तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इफ देयर इज ए मिस्टेक, incorrect or wrong entry in the e-way bill, then it cannot be edited or corrected। only option is cancellation of e-way bill within 24 hours of generation and generate a new one। आप क्या करो, अगर कोई एंट्री गलत हो गई है तो उसे कैंसिल करके नया ई-वे बिल। ओके, ये बात क्लियर है। ई-वे बिल में बी अपडेटेड विद नंबर एनी टाइम, नंबर ऑफ टाइम, बीच बीच में माल जा रहा है अपडेट कर सकते हो कि यहां से वहां जा, ये नहीं कि नंबर गलत डाल के उसे चेंज करते रहो। The latest vehicle number should be available on e-way bill and should match with the vehicle carrying audit। अगर डिपार्टमेंट ने चेक करा और देखा
उसमें नंबर है कुछ और, इसका कुछ और है, पकड़ लिया का भैया ये क्या है, वो ट्रांसपोर्ट वो अपडेट करने रह गया। भैया ऐसा नहीं है अपडेट करने रह गया, जो ई वे बिल पर है वो होना चाहिए। मल्टीपल इनवॉइस आर इशूड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट, दैट इज फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर मोर देन वन इनवॉइस ऑफ सेम कंसाइनर एंड कंसाइनी, मल्टीपल ई वे बिल हैव टू बी जनरेटेड। मान लिया मैंने आपको 5 अलग अलग माल भेजे, 5 अलग अलग इनवॉइस बनाए, तो 5 अलग अलग ई वे बिल बनाओ। दैट इज फॉर ईच इनवॉइस एक ई वे बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो सेम कंसाइनी कंसाइनर है या अलग। मल्टीपल इनवॉइसेस कैन नॉट बी क्लब्ड इनटू वन ई वे बिल, अलग अलग इनवॉइसेस से एक ई वे बिल नहीं बन सकता। अलग अलग ई वे बिल से कंसोलिडेटेड ई वे बिल बन सकता है, बट अलग अलग इनवॉइसेस से एक ई वे बिल नहीं बन सकता, ठीक है। यही लिखा है, ई वे बिल बनाने के बाद कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाया जा सकता है अगर एक ही व्हीकल में जा रहा है, तो उसके भी कंडीशन है, एक ही व्हीकल में जा रहा है तो। क्या क्या सिचुएशन है जब ई वे बिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ई वे बिल की जरूरत ही नहीं है, तो ये कब होगा? Notwithstanding anything explained above, no e-way bill is required to be generated in the following cases: where the goods being transported are once given as follows: पेट्रोलियम प्रोडक्ट गैस है, supplied to household and non-domestic exempted category, kerosene oil, postage bagged, transported by Department of Post, natural और कल्चर पर्ल्स हैं, प्रीशियस सेमी स्टोन्स हैं, प्रीशियस मेटल्स हैं, ज्वेलरी है, करेंसी है, यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट है, या कोरल अनवर्कड एंड वर्कड है, तो इन सब चीजों में हमें जरूरत नहीं है ई वे बिल बनाने की। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटरलाइज्ड कन्वेंस, होता है ना, हाथ से गाड़ी से रिक्शा से लेकर जा रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। Where the goods are being transported from the custom port, airport, air cargo complex and land custom station to an inland container depot और एक container freight station, तो वहां पर कस्टम से माल फ्री हो रहा है तो भी आपको नहीं है जरूरत। Movement of goods within such area is notified by the state or government where the goods being transported are exempt from tax, तो फिर ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। Where the goods being transported are alcoholic liquor for human consumption, petroleum, high speed oil, motor spirit, इन सब सिचुएशन में भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जीएसटी में आते ही नहीं है। जहां पर नो सप्लाई बोला गया है स्केड्यूल 3 में कि सप्लाई नहीं मानी जाएगी, वहां पर भी जीएसटी इनवॉइस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम बॉन्ड्स, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, वही सारी चीजें आ गई, कस्टम सुपरविजन में है तो नहीं। वेयर गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांसपोर्ट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान, एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इसमें भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर एग्जेम्प्ट, तो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय डिफेंस फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वहां पर भी नहीं है, क्योंकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो वहां पर भी नहीं है। वेयर द कंसाइनर ऑफ गुड्स इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लोकल अथॉरिटी, ये खुद ही कंसाइनर है तो ये भी नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्ट बाय रेल है। वेयर एम्प्टी कार्गो कंटेनर आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, वहां पर भी जरूरत नहीं है। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अप टू डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कंसाइनर टू वेट ब्रिज एंड वेट मैन, देखो वजन करने के लिए गाड़ी भेजिए, क्या वजन है, तो 20 किलोमीटर तक, उसे हिंदी में धर्म का आटा बोलते हैं, तो वहां तक भेजा है 20 किलोमीटर तक, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है डिलीवरी चलान के थ्रू। फिर एम्प्टी सिलेंडर फॉर पैकिंग ऑफ गैस वगैरह है तो वहां पर भी जरूरत नहीं है, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए बस। डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड ऑन बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, कन्वेंस में जो ड्राइवर है वगैरह, उसको क्या क्या अपने पास रखना है, तो इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान जो भी है वो अपने पास रखना है। कॉपी ऑफ ई वे बिल इन फिजिकल फॉर्म और द ई वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म,
और मैप्ड इन जो है उनका कन्वेंस के अंदर जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स है, रेल वेसल वगैरह, तो वो सारी चीजें उसके पास होनी चाहिए। Carrying e-way bill number in electronic form implies that person in charge of conveyance can merely code the e-way bill number to the proper tax officer. Tax officer will do the all requisite verification based on that. The e-way bill number बता देगा वो कि भैया ये नंबर आप देख लो, मेरे पे e-way bill है नहीं, नंबर ये है, उसे आप चेक कर लो। ठीक है। और जो हमारा RFID है ई-वे बिल में मैप्ड हो रहा है वो व्हीकल, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगा रखा है ताकि पता चल सके गाड़ी यहाँ से यहाँ जा रही। इनवॉइस रेफरेंस नंबर इन लिeu ऑफ टैक्स इनवॉइस, इन केस ई इनवॉइस इज इशूड, QR कोड होता है ना, और उसमें हमारा IRN हम जनरेट करते हैं, तो वो भी हम कह सकते हैं कि भैया ये है, आप वेरीफाई कर लीजिए, फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस की जगह। In such a case, the registered person will not have the upload information in part A of the e-way bill. वो auto populated by the common portal on the basis of information furnished in the prescribed form relating to invoice. मान लिया information नहीं भी है तो वो जो A में डाला वही टैक्स इनवॉइस की information मानी जाएगी। ई-वे बिल की जगह क्या क्या हो सकता है? अगर सर्कमस्टेंसेस है तो कमिश्नर कह सकता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर ई-वे बिल नहीं है तो टैक्स इनवॉइस हो आपके पास, डिलीवरी चलान हो, तो हम काम चला लेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्वेंस, कमिश्नर और एन ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम इन बिहाफ ऑफ में ऑथराइज द प्रॉपर ऑफिसर कि जाओ कन्वेंस को वेरीफाई करो, फिजिकली देखो क्या है क्या नहीं, माल को चेक करो, वो चेक कर सकते हैं चाहे तो। इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन, तो वो समरी रिपोर्ट हर एक इंस्पेक्शन की बनेगी 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, और फाइनल रिपोर्ट बनेगी 3 दिन के अंदर अंदर जब भी कुछ चेकिंग होगी। और फैसिलिटी ऑफ अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल, व्हीकल पकड़ लिया तो उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में क्या लिखा है? वेयर ए व्हीकल हैज बीन इंटरसेप्टेड एंड डिटेन्ड फॉर पीरियड एक्सीडिंग 30 मिनट, द ट्रांसपोर्टर में अपलोड द सेड इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफाइड फॉर्म ऑन द कॉमन पोर्टल। मान लिया उसे रोक लिया तो कॉमन पोर्टल में डाल देगा भैया मुझे रोका है 30 मिनट से ज्यादा हो गए, वो डाल देगा, उसमें डाल सकता है। ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी, क्या ई-वे बिल जनरेट करने से आपको रोका जा सकता है? बिल्कुल, अगर आप डिफॉल्टर हैं तो आपको रोका जा सकता है। तो ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेट फैसिलिटी मींस कि जो टैक्स पेयर है डिसेबल है, वो ई-वे बिल बना ही नहीं पाएगा, वो माल सप्लाई नहीं कर पाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा? डिफॉल्टिंग सप्लायर जो है, तो ब्लॉकिंग ऑफ जीएसटी फॉर ई-वे बिल जनरेशन वुड ओनली बी फॉर द डिफॉल्टिंग सप्लायर एंड नॉट फॉर द डिफॉल्टिंग रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर। तो किसको ब्लॉक करा जाएगा? सप्लायर को। सस्पेंडिंग जीएसटी कैन नॉट जनरेट ई-वे बिल एज सप्लायर, however the suspended GST can get the e-way bill generated as recipient or a transporter. आप सप्लायर के तौर पे काम नहीं कर पाएंगे, आप रिसीव कर सकते हैं, रेसिपिएंट बन सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं। एज पर रूल, नो पर्सन इंक्लूडिंग कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर और ई कॉमर्स ऑपरेटर shall allow to furnish the information in part A in respect of any outward movement of goods of a registered person who, being a person paying tax under composition scheme, has not furnished the statement for paying of self-assess for 2 consecutive quarters. तो यहाँ पर ये लिखा है कि भैया जो डिफॉल्टर है वो कौन है? अगर आप कंपोजिशन स्कीम में और 2 क्वार्टर तक आपने सेल्फ असेसमेंट डिटेल्स नहीं डाली है, बीइंग ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर कंसेक्यूटिव 2 टैक्स पीरियड, तो being a person paying tax under regular scheme has not furnished GSTR 1 for 2 months or quarter as the case may be, being a person whose registration has been suspended, तो इन सब लोगों को रोका गया है। एग्जाम्पल नंबर 6, Mr. A registered person paying tax under regular scheme has not filed GSTR 1 for last 2 months. Mr. B हरियाणा के हैं और wants to generate e-way bill for the goods to be supplied to Mr. A.
Here there will no restriction in generating e-way bill for Mr. B who is making outward movement, क्योंकि वो रेगुलर सप्लाई कर रहा है, तो सप्लायर पे पाबंदी है ना. Mr. A wants to generate e-way bill in respect of outward supply to H. E-way bill generated is blocked in case of A, क्योंकि उसने 2 महीने से GSTR1 फाइल नहीं करी है. इसके बाद है क्वेश्चंस हमारे पास. तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1. जो पर्सन इन चार्ज है कन्वेंस का, उसके पास क्या क्या होना चाहिए, अभी अभी हमने देखा था. तो उसके पास क्या होना चाहिए, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चलान, और कॉपी ऑफ ई-वे बिल फिजिकल फॉर्म में या फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए, है ना. और वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस हो कन्वेंस पे, है ना. कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 15 के हिसाब से जो वैल्यू है, जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है इनवॉइस में, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान में, और इसमें टैक्स इंक्लूड होता है, चाहे सीजीएसटी है, चाहे एसजीएसटी है, चाहे आईजीएसटी है. और एग्जेम्प्ट वैल्यू हटा दी जाएगी अगर वो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों गुड्स हैं. तो मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड पर्सन है, मूवमेंट कर रहे हैं वो, कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 वो जनरेट करेंगे. हाउ एवर आफ्टर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल एक मिस्टेक पता चली है उन्हें, वो एडिट करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं क्या, तो उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा. इनकरेक्ट है तो वो एडिट नहीं कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल करके नया बनाना पड़ेगा, है ना. Thus, in view of above, Mr. X cannot edit the, however, he can cancel the e-way bill within 24 hours. ठीक है. टल्ली लाल ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज ट्रांसपोर्टेड, टल्ली लिखा है वैसे तो, टल्ली लाल एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ 1,50,000 दिल्ली टू हरियाणा. ही हैज नॉट जनरेटेड ई-वे बिल, तो बताइए क्या होगा. भैया हमें मना कर रखा है ना, ई-वे बिल की जरूरत ही नहीं है अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो ठीक है, वो उन्हें जरूरत ही नहीं है बनाने की. धनंजय एसोसिएट गुजरात में है रजिस्टर्ड, और वो इंडस्ट्रियल ग्रेड आयरन और स्टील प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. उन्होंने बेचा है 40,000 प्लस 18%. तो 40,000 प्लस 18% कितना होता है, एज पर द सेल डिलीवरी द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 7,000 has been charged separately to deliver to the same in related above scenario whether e-way bill is required or not. तो consignment value of goods value determined in accordance with section 15, जिसमें हमारा क्या इंक्लूड होता है, टैक्स. Further, since arranging freight is the liability of supplier, और अगर सप्लायर की लाइबिलिटी और उसने कंपोजिट किया तो वो तो इनवॉइस में उससे उसकी वैल्यू भी डालेगा, तो हो जाएगी 47,000 और उस पर जीएसटी लगाकर हो जाएगा 55,460, क्योंकि वो 50,000 से ज्यादा हो गया तो वो हो जाएगा. तो ये था हमारा पूरा जो चैप्टर था ई-वे बिल से रिलेटेड. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ